अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो CNS मेडिसिन हम लोग पढ़े थे और उसके अंदर आज हमने नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि आता है मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है उसमें से नर्व्स आती हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ आर वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट। सो अगर ब्रेन के अंदर कोई इशू होगा, जैसे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कम है या गाबानर्जिक कम है या इसी तरह बेसल गैंग्लिया का कोई प्रॉब्लम है, तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेमर का कॉन्सेप्ट और पार्किंसन डिजीज़ का कॉन्सेप्ट ये आपको आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेमर से। ट्रेमर डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेमर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ट्रेमर की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास ऑसिलेटरी रेपिटेटिव मूवमेंट जो होती है लिम्ब की, अ पार्ट ऑफ अ लिम्ब की या इवन हेड की, उस तरह से जो आपके पास टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम ट्रेमर कहते हैं। ठीक है, सो रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट जो है वो होती है, किसकी होती है? पूरे लिम्ब की हो सकती है या लिम्ब के एक पार्ट की हो सकती है या इवन हेड की होती है। ट्रेमर बेसिकली अराइज करते ही क्यों हैं? तब ये अराइज होते हैं जब कोई भी डिसऑर्डर कहाँ पे होगा? बेसल गैंग्लिया के लेवल पर होगा, तब ये ट्रेमर्स जो हैं वो अराइज करते हैं। अब ये ट्रेमर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं और उनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ लें तो अच्छी बात है, ताकि हम MCQ पिक कर सके। सो 3, 4, 5 तरह के ट्रेमर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर 1 हमारे पास होते हैं रेस्टिंग ट्रेमर। नाम से पता चलता है कि रेस्टिंग ट्रेमर ऐसे ट्रेमर्स होते हैं जो कि रेस्ट पे ही प्रेजेंट हैं, यानी अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही, आराम से बैठी हुई हूँ, तो तब जो है वो हाथों पाँव में ट्रेमर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई मुझे कहेगा वो चीज़ उठा के दो और मैं वो उठाने के लिए अपना हाथ आगे करूँगी या काम करना शुरू कर दूँगी, तो वो ट्रेमर जो है वो अपीयर हो जाएगा। सो ये जो रेस्टिंग ट्रेमर हैं ये रेस्ट पे तो अपीयर होते हैं, लेकिन जब भी कोई एक्शन या काम करने का कहते हैं तो फिर ये डिसअपीयर हो जाते हैं। अब आपने याद रखना है कि ये किस चीज़ की निशानी है। ये जो रेस्टिंग ट्रेमर हैं ये एक पैथोजेनोमिक साइन होता है किसका? पार्किंसन डिजीज़ का। सो पार्किंसन डिजीज़ का आपको पता है कि ट्राइड यही होता है कि उसमें ट्रेमर होते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, यानी कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने में सुस्ती, स्लोनेस होती है, और साथ में क्या होती है? रिजिडिटी। ठीक है, सो ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या है? पार्किंसन का ट्राइड है। पार्किंसन में क्या 3 चीज़ें होती हैं? ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। और कौन से वाले ट्रेमर? रेस्टिंग ट्रेमर। इट मीन कि वो रेस्ट पे तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्शन पे अपीयर हो जाते हैं। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये 4 से 8 हर्ट्ज़ तक हो सकते हैं। करेक्टरिस्टिकली हम इनको पिन रोलिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं और मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी दोनों साइड्स पे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास होते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स। ठीक है, जैसे एक हमने कहा ना कि हमारे पास क्या है? रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं जो रेस्ट पे प्रेजेंट हैं, तो नंबर 2 जो हैं वो हमारे पास इंटेंशनल ट्रेमर्स है जो कि रेस्ट पे तो नहीं है, लेकिन जब मैं इनको कोई काम करने का कहती हूँ तो फिर ये अपीयर हो जाते हैं। यानी पेशेंट बैठा हुआ है, कोई मसला नहीं है, हमने सामने ये चीज़ रखी है और हम इसे कहते हैं जी आगे बढ़ के इसको उठाओ। वो ऐसे आगे होता है और जैसे इसके करीब पहुँचता है ना तो उसके हाथ जो हैं वो ऐसे कांपना शुरू हो जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से इसको उठा पाता है। ठीक है, तो ये जो कि एक्शन के करीब, यानी जब आपने इंटेंशनली इसको कोई काम करने का कहा और उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, इस तरह के ट्रेमर्स को इंटेंशनल ट्रेमर्स कहते हैं और ये निशानी होती हैं सेरिबेलर डिजीज़ की। सो सेरिबेलर डिजीज़ में जो ट्रेमर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटेंशनल ट्रेमर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि इसके अंदर एक फर्दर टाइप आती है जिसको हम लोग कहते हैं हॉलमस ट्रेमर। ठीक है, हॉलमस ट्रेमर जो है ये एक इस तरह का वायलेंट लार्ज एम्पलीट्यूड पोस्टरल ट्रेमर होता है जो बहुत वर्सन हो जाता है, जैसे टारगेट रीच होता है। ये कैसा ट्रेमर है कि जिसके अंदर लीजन सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में पाई जाती है, कि यानी जब ये बिल्कुल अपने टारगेट के करीब पहुंचेगा तो बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड का ट्रेमर भी अपीयर हो सकता है। सो नंबर 3 अगर हम बात करेंगे तो नंबर 3 हमारे पास होता है एसेंशियल ट्रेमर। ठीक है, यानी ज़रूरी ट्रेमर, ज़रूरी या लाजमन ट्रेमर। सो ये जो लाजमन है, एसेंशियल है, ये हमारे पास रेस्ट पे भी प्रेजेंट होता है और ये ड्यूरिंग एक्शन भी प्रेजेंट होता है। तो मैंने ये 3 पहले क्यों कराए हैं? क्योंकि ये सिर्फ रेस्ट पे प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ ड्यूरिंग एक्शन प्रेजेंट होता है, ये रेस्ट पे भी प्रेजेंट है और ड्यूरिंग एक्शन भी प्रेजेंट है। ये इंडिकेट करता है पार्किंसन को, ये इंडिकेट करता है किसी सेरिबेलर डिजीज़ को। जबकि जो एसेंशियल ट्रेमर है ये कहाँ पे, किस रीजंस की वजह से होता है? ये फैमिलीज़ में रन करता है और ये बहुत सारे लोगों में मैंने देखा, मेरी अपनी जो ननियाल की फैमिली उनमें भी है, नानो उनके भाई सब बात करें नहीं बात करें, काम करें, उनका जिस्म बस जो है वो हाथ जो हैं वो काम रहे हैं, चेहरा भी, हेड भी उनका साथ में वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, सो ये इनहेरिटेड होते हैं। एक रीज़न, एक चीज़ ये है कि अल्कोहल जो है वो अगर ज़्यादा लेंगे तो अल्कोहल इनके ट्रेमर्स को सप्रेस करती है और जो कैफ़ीन है वो इसको वर्सन कर देती है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? बीटा ब्लॉकर, और बीटा ब्लॉकर में भी क्या? प्रोप्रानोलोल देते हैं।
सो आई होप कि तीनों याद रहेंगे। रेस्टिंग जो रेस्ट पे हैं, एसेंशियल जो लाजमी है रेस्ट पे भी हैं, काम पे भी हैं, और इंटेंशनल जो सिर्फ इंटेंशनली टारगेट के करीब पहुंच के अराइज होते हैं। उसके अलावा दो और तरह के ट्रेमर होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जी फिजियोलॉजिकल ट्रेमर जो कि नॉर्मल है और सब में प्रेजेंट होते हैं। हमें भी कभी कभार हमें लगता है कि जी हमारा हाथ जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। सो ये मोस्ट कॉमन तरह के ट्रेमर हैं। ये मोस्टली लोगों में पाए जाते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी 8 to 12 हर्ट्ज होती है और ये नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो जाते हैं कब, जब पेशेंट को क्या होती है, एंजाइटी होती है, जिससे हम और हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह थायरोटॉक्सिकोसिस है, अगर फियोक्रोमोसाइटोमा यानी नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, हाइपोग्लाइसीमिया, अल्कोहल विड्रॉल या कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, स्पेशली जब बीटा एगनिस्ट है, उनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि उनकी वजह से ट्रेमर अराइज होते हैं। सो वो फिजियोलॉजिकल ट्रेमर की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट बड़े एक इंपॉर्टेंट ट्रेमर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर। और ये जो फ्लैपिंग ट्रेमर्स है इसको एस्टेरेक्सिस भी कहा जाता है। ये कौन से ट्रेमर होते हैं? पेशेंट को हाथ ऐसे स्ट्रेट सीधा करके यूँ हाथ ऊपर करता है तो उसका हाथ ऐसे करके फ्लैप करता है, दिस इज़ फ्लैपिंग ट्रेमर। और ये मोस्टली सिरोसिस लिवर फेलियर के पेशेंट में होते हैं। इसको चेक करने का तरीका होता है कि पेशेंट हाथ सीधा करके अपना यूँ ऊपर करेगा तो हम यूँ भी करते हैं तो फिर भी उसका हाथ जो है आगे को फ्लैप करता है। इसको फ्लैपिंग ट्रेमर या एस्टेरेक्सिस कहते हैं। और ये जो है इंडिकेट करता है किसी भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को। मोस्टली जो है ये किस में मिलता है हमें? सिरोसिस यानी लिवर फेलियर के पेशेंट में। और उसके अलावा ये हमें मिल सकता है रीनल फेलियर के पेशेंट में भी, लिवर फेलियर के पेशेंट में भी, हाइपरकैप्निया, ड्रग टॉक्सिसिटी या फिर थैलेमिक लीजन्स अगर हैं तो उसमें भी मिल सकता है। तो एक बेटे आपके पास जो मूवमेंट डिसऑर्डर है नंबर 1 वो क्या था? ट्रेमर। ट्रेमर का क्या मतलब होता है? ट्रेमर का मतलब होता है रिदमिक ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ लिम्ब और अ पार्ट ऑफ अ लिम्ब और हेड, ठीक है। और इसकी मसला जो है वो बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम है। नंबर 2 मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो कोरिया है, ठीक है। ये जो कोरिया है इसमें होता क्या है कि इसमें एक जर्की सी छोटे से एम्पलीट्यूड की ऐसे जर्क वाली स्मॉल एम्पलीट्यूड की पर्पस लेस इन्वॉलंटरी मूवमेंट हो रही होती हैं, यानी ऐसी मूवमेंट हो रही होंगी कि जिनका कोई पर्पस ही नहीं है। सो पर्पस लेस मूवमेंट होती हैं जो जर्की स्मॉल एम्पलीट्यूड पर्पस लेस मूवमेंट। और ये कोरिया जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है हंटिंगटन डिजीज़ का। अभी आगे चल के उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसको हम टिक्स कहते हैं। इस टिक्स में सेमी पर्पस फुल जो मूवमेंट हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आई की ब्लिंकिंग, देखो अब ये पर्पसफुल मूवमेंट है ना, ये हमारी आँख को ड्राइनेस से बचाती है। तो इसमें क्या होना शुरू हो जाता है? सेमी पर्पसफुल मूवमेंट, जैसे कि ब्लिंकिंग विंकिंग वो बार बार होना शुरू हो जाती है। पेशेंट उसको सप्रेस कर सकता है लेकिन थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है, अपनी ऐसे आंखों को ब्लिंक करने से रोक सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं एथिटोसिस। ये डेफिनेशन एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। सो जो एथिटोसिस है उसमें रिदलिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं, स्लो रिदलिंग मूवमेंट्स होती हैं, किसकी? लिम्स की। उसके अलावा 2 और चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास डिस्टोनिया और एक होता है मायोक्लोनस। मायोक्लोनस तो ये होता है कि आपका जो कि भी ग्रुप ऑफ मसल है उसकी नॉन पर्पसफुल जर्क आइसोलेटेड रैंडम नॉन पर्पसलेस मूवमेंट हुई है, ठीक है। और जो डिस्टोनिया है वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे आपका पोस्चर या मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाती है। सो ये कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर हैं, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन बस पढ़ लें, मोर देन इनफ है। कोरिया का आपको पता होना चाहिए कि ये किस में होती है? हंटिंगटन में होती है, ठीक है। और बाकी ट्रेमर्स का आपको पता होना चाहिए। टिक्स सेमी पर्पसफुल मूवमेंट है, एथिटोसिस जो है वो स्लो रिदलिंग मूवमेंट है, डिस्टोनिया जो है ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, और उसके अलावा मायोक्लोनस जो है वो आइसोलेटेड रैंडम सी एक स्पेसिफिक ग्रुप की मूवमेंट होती है, ठीक है। सो ये जो हैं कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं। अब हमने स्टार्ट करना है जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पार्किंसन, या फिर अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें तो पार्किंसोनिज्म, ठीक है। अब जो पार्किंसोनिज्म है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसी के अंदर जो है वो पार्किंसन भी आता है। सो ओवरऑल पार्किंसोनिज्म का मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो उनका ग्रुप है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कि जिसके अंदर डोपामिनर्जिक पाथवे जो है ना वो ऑल्टर हुआ हुआ है, या तो जो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो गई है या डोपामीन बन नहीं रहा, जैसे कि पार्किंसन में नहीं बनता। सो डोपामिनर्जिक पाथवे जो है वो ऑल्टर हुआ हुआ है। सो डोपामिनर्जिक पाथवे जब ऑल्टर होगा तो हमारी जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट है उसके ऊपर क्या होगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो वॉलंटरी मसल मूवमेंट जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और मेन जो पार्किंसोनिज्म का ट्राइड है वो रिजिडिटी है, ट्रेमर्स हैं और ब्रेडिकाइनेसिया है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो हमने
कुछ पढ़ा था जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट के लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइटल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो सबस्टेंशिया नाइग्रा था, इसी तरह कॉर्डेट था, पुट्टामेन था और कुछ ग्लोबस पैलिडस था। और मुझे अब सही से याद नहीं है न्यूरोनैटमी में कि इनके आपस में कुछ इस तरह से लिंक होते थे। और उसमें जो है वो गाबा और उसके अलावा जो डोपामीन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर था जो कि नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे को आपस में कनेक्ट करता था। सो ये वाला पाथवे जब हमारे पास डिस्टॉर्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्किंसोनिज्म, स्पेसिफिकली डोपामिनर्जिक पाथवे जब ऑल्टर होता है, ठीक है। अब पार्किंसोनिज्म के अंदर बहुत सारे डिजीज़ आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पार्किंसन डिजीज़ के जिसमें डोपामिनर्जिक प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन डी जेनरेट हो जाती हैं, कॉर्टिको बेजल डी जेनरेशन जिसमें बेजल लेवल पे डी जेनरेशन होती है, या विल्सन डिजीज़ के जिसमें बॉडी के अंदर कॉपर ओवरलोड होता है सेलुलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी की वजह से, सो वो भी इस पाथवे को डिस्टॉर्ट करती है। या अगर हमारे पास मेप्रिडीन जो है वो डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगे तो वो भी इस पाथवे को ऑल्टर करते हैं। क्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनिंग अगर हो जाए तो वो भी ऐसे ही करती है। और कुछ जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो भी यही करती हैं, क्योंकि एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करती हैं कि डोपामीन के लेवल को कम कर देती हैं, ठीक है, जैसे कि फिनोथायोजीन वगैरह। सो ये सारी चीज़ें पार्किंसोनिज्म कॉज कर सकती हैं। सो पार्किंसोनिज्म एक ब्रॉडर टर्म है कि जिसमें ये जो सारा नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे एंड डोपामिनर्जिक पाथवे है वो ऑल्टर हो जाता है। इसकी रीजंस बहुत सारी हैं, एक रीज़न बीच में पार्किंसन डिजीज़ है। सो पार्किंसन डिजीज़ को अब हम पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो बेटे पार्किंसन डिजीज़ है क्या? पार्किंसन डिजीज़ एक इडियोपैथिक हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब इसकी एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता कि क्यों आपका जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो डीजेनरेट हो रही है, एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता। सो ये एक इडियोपैथिक हाइपोकाइनेटिक का मतलब है कि आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आपकी जो मसल मूवमेंट है वो कम हो जाती है, ठीक है, इसीलिए मूवमेंट स्लो हो जाती है और ट्रेमर्स हैं, रिजिडिटी है। जबकि हंटिंगटन जो है वो हाइपर काइनेटिक होता है, इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। सो ये एक इडियोपैथिक हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें अगर हम देखेंगे तो साइन एंड सिम्टम्स कौन से होंगे, पार्किंसोनिज्म के साइन एंड सिम्टम्स होंगे जो कि ऊपर भी बात हो गई है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या जो है वो साइन और सिम्टम्स होते हैं। बड़ा आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर यही बात आती है बेटे कि इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि हमारी जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है उसके अंदर डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सो ये जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स हैं ये क्या हो रही हैं, ये डीजेनरेट होती है। इसीलिए जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है मॉर्फोलॉजिकली वो पैलर दिखता है क्योंकि वहाँ जो न्यूरॉन्स हैं वो डीजेनरेट हो रही हैं। जब वो डीजेनरेट हो रही हैं तो मसला ये आता है कि डोपामीन जो है उसके लेवल कम हो जाते हैं। अब एक पैथोजेनेटिक इफेक्ट आप यहीं पे याद रखें क्योंकि ट्रीटमेंट में वही अप्लाई होता है। ज़रूरी ये है कि स्ट्राइटल नाइग्रल पाथवे के लेवल पे जो डोपामीन और एसिटाइल कोलिन है ना, इनका बैलेंस आपस में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बैलेंस आपस में मेंटेन नहीं होता तो मूवमेंट कंट्रोल लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 100 डोपामीन है तो 100 एसिटाइल कोलिन है तब भी बैलेंस मेंटेन होगा ना। लेकिन जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजेनरेट हो जाती हैं तो डोपामीन के लेवल तो रह गए 20, जबकि एसिटाइल कोलिन के लेवल तो 100 हैं। हमें ये बैलेंस अचीव करना है, तो इस बैलेंस को अचीव करने के लिए ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि दो ऑप्शंस हैं। या तो हम डोपामीन के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है, 100 तक करेंगे तो ये बैलेंस अचीव हो जाएगा। डोपामीन बढ़ाने के लिए हम बाहर से डोपामीन देंगे, डोपामीन एगनिस्ट देंगे, डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे, कैसे 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 वो मैं सब आगे समझाती हूँ। तो हमारा एम ये होगा कि या तो डोपामीन बढ़ जाए, 100 हो जाए ताकि ये बैलेंस अचीव हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ रहा तो दूसरा तरीका ये है कि एसिटाइल कोलिन को हम कम कर दें, एंटी कोलिनर्जिक दें और इसके लेवल्स को भी डिक्रीज़ करके इसको भी कम करके दोबारा ये बैलेंस अचीव कर लें। तो आई होप ये इतनी कन्फ्यूजिंग बात नहीं थी। बेसिकली वहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है और डोपामीन है उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो या तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर ये बढ़ नहीं रहा तो हम इसको कम करके भी बैलेंस अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है बाहर से मेडिसिन की मदद से या तो डोपामीन बढ़ाना है या एसिटाइल कोलिन कम करना। ये चीज़ मैं आके आपको मज़ीद डिटेल में भी समझा दूंगी। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पार्किंसन के अंदर क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। ये चीज़ आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी मुश्किल है कि